एक ऐसा साम्राज्य जिसने हमें ताजमहल दिया, मुगलई खाने का स्वाद दिया और करीब करीब 300 सालों तक इस जमीन की तकदीर लिखी। जी हां, आज हम बात करेंगे मुगल सल्तनत की। एक ऐसी कहानी जिसके बनने और बिखरने के निशान आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। 331 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? जरा सोचिए, इतनी सदियों में कितनी पीढ़ियां आई होंगी और चली गई होंगी, कितने नक्शे बने और बिगड़े। मतलब इतने लंबे समय तक एक ही खानदान का राज चलना, ये कोई छोटी मोटी बात तो बिल्कुल नहीं थी। तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई ये मुमकिन हुआ कैसे? आखिर वो क्या बात थी जिसने एक ही परिवार को इतने बड़े इलाके का, आप कह सकते हैं, बेताज बादशाह बनाए रखा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक साम्राज्य की नींव। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक जबरदस्त शुरुआत होती है, और मुगल साम्राज्य की कहानी शुरू हुई थी जंग के मैदान में। एक ऐसे शहजादे की आंखों से जिसमें पूरे हिंदुस्तान को फतेह करने का एक सपना था। तो बात है 1526 के आसपास की। उस वक्त दिल्ली सल्तनत जो लोधी वंश के हाथ में थी, वो काफी कमजोर पड़ रही थी। मतलब सुल्तानों की पकड़ ढीली हो चुकी थी और पूरे उत्तर भारत में ना एक तरह का, कह सकते हैं कि सत्ता का खालीपन सा बन गया था। और देखिए, इतिहास गवाह है, जहां भी ऐसा खालीपन होता है उसे भरने के लिए कोई ना कोई तो आता ही है ना। और इस खालीपन को भरने आया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब देखिए, बाबर सिर्फ मध्य एशिया से आया कोई आम हमलावर नहीं था। उसकी रगों में इतिहास के दो सबसे बड़े, सबसे खूंखार योद्धाओं का खून दौड़ रहा था। एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ चंगेज खान। मतलब ये विरासत ही अपने आप में उसकी जबरदस्त फौजी महत्वाकांक्षा का ऐलान थी। बस 3 बड़ी लड़ाइयों में बाबर ने हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य की नींव रख दी। पहली 1526 में पानीपत की लड़ाई। यहां बाबर ने कुछ ऐसा किया जो भारत के लिए बिल्कुल नया था। उसने तोपों का इस्तेमाल किया। सोचिए, उस जमाने में तोपें एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी थी। इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना इन तोपों के सामने टिक ही नहीं पाई। इसके बाद 1527 में खानवा में राणा सांगा को हराया और फिर 1529 में घाघरा में बाकी बचे अफगानों को, और साम्राज्य की बुनियाद पक्की हो गई। लेकिन देखिए, साम्राज्य बनाना एक बात है और उसे संभाल कर रखना वो बिल्कुल दूसरी। बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं, और उसका शासनकाल तो खैर उतार चढ़ाव की एक पूरी कहानी है। बीच में तो उसे शेरशाह सूरी से हारकर 15 साल के लिए साम्राज्य छोड़कर भागना पड़ा। किस्मत अच्छी थी, तख्त वापस मिल गया, पर अंत भी बड़ा अजीब हुआ। अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मौत। है ना अजीब? तो हुमायूं के इस डगमगाते दौर के बाद कहानी एक शानदार मोड़ लेती है। अब आता है मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग। जी, एक ऐसा दौर जब यह साम्राज्य ना सिर्फ संभला बल्कि अपनी बुलंदी पर, अपने शिखर पर पहुंच गया। इस सुनहरे दौर को 3 महान शासकों ने परिभाषित किया। सबसे पहले अकबर, फिर उसका बेटा जहांगीर और उसके बाद शाहजहां। इन्हीं तीनों ने मिलकर मुगल साम्राज्य को वो शान और शौकत दी, वो बुलंदी दी, जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। और इस तिकड़ी में जो सबसे पहला और शायद सबसे अहम नाम आता है वो है अकबर का। अकबर की एक नीति थी, सुलह ए कुल। इसका सीधा सा मतलब था सभी के साथ शांति। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब दुनिया में धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही थी, और यहां अकबर सभी धर्मों के सम्मान की बात कर रहा था। असल में इसी एक सोच ने इतने बड़े और विविध साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखा। तीनों की अपनी अपनी खासियत थी। जहां अकबर का जोर था एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक मजबूत शासन व्यवस्था बनाने और सहिष्णुता पर, वहीं उसके बेटे जहांगीर को कला, खास तौर पर पेंटिंग का बहुत शौक था। और फिर आया शाहजहां, जिसका जुनून था आर्किटेक्चर, यानी एक से बढ़कर एक शानदार इमारतें बनवाना। और शाहजहां के इसी जुनून का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत सबूत क्या है? जाहिर है ताजमहल। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनी ये इमारत आज भी दुनिया के अजूबों में से एक है। लेकिन हाँ, सिर्फ ताजमहल ही नहीं, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब उसी दौर की शानदार देन है। चलिए, अब कहानी में आता है एक महान मोड़, एक टर्निंग पॉइंट। देखिए, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता ही है जहां से सब कुछ बदलने लगता है। मुगल साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, पर यहीं से, इसी चोटी से ढलान की शुरुआत भी होनी थी। और ये मोड़ आया एक ऐसे शहंशाह के साथ जो बहुत ताकतवर था पर उतना ही विवादित भी। और ये था सम्राट औरंगजेब। करीब 50 साल
जी हाँ, 50 साल तक उसने राज किया, जो किसी भी बड़े मुगल बादशाह से ज्यादा था। वो आखिरी महान, आखिरी शक्तिशाली मुगल था। लेकिन उसका इतना लंबा शासनकाल विरोधाभासों से भरा हुआ था, और शायद अनजाने में ही उसी के दौर में साम्राज्य के पतन की नींव भी पड़नी शुरू हो गई थी। तो औरंगजेब के शासन का विरोधाभास क्या था? देखिए, एक तरफ तो उसने जंग लड़ लड़कर साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार तक पहुंचा दिया। मतलब मुगल साम्राज्य का नक्शा इतना बड़ा कभी नहीं था, दक्षिण भारत में दूर दूर तक फैल गया था। पर दूसरी तरफ असंतोष के बीज भी बोए जा रहे थे। उसकी कुछ नीतियां और जजिया टैक्स को फिर से लागू करना, इन सब ने लोगों में, खासकर गैर मुस्लिम आबादी में, बहुत नाराजगी पैदा कर दी और जगह जगह विद्रोह भड़क उठे। और औरंगजेब की मौत के साथ ही शुरू होता है साम्राज्य का लंबा सूर्यास्त। ये एक ऐसा सूरज था जो एक झटके में नहीं डूबा। इसे पूरी तरह डूबने में करीब करीब 150 साल लग गए। तो आखिर पतन हुआ क्यों? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी, कई चीजें एक साथ हुईं। सबसे पहली बात, औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए वो कमजोर थे, उतने काबिल नहीं थे। दूसरा, मराठा और सिखों जैसी क्षेत्रीय ताकतें बहुत शक्तिशाली हो गई थीं। तीसरा, लगातार लड़ाइयों की वजह से शाही खजाना भी खाली हो चुका था। और इन सबके ऊपर एक नया और सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये अंतिम वर्ष कैसे बीते? 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ पतन शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे साम्राज्य सिकुड़ता गया। 1837 में बहादुर शाह जफर नाम के लिए आखिरी मुगल सम्राट बने, और फिर आया 1857, जब भारतीय विद्रोह में उन्हें एक प्रतीकात्मक नेता बना दिया गया। लेकिन विद्रोह के बाद 1858 में अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया और बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। और बस 331 साल पुरानी सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन क्या एक साम्राज्य के खत्म होने से उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है? शायद नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जो साम्राज्य के बाद भी बची रही, एक स्थायी विरासत। सल्तनत तो चली गई, पर मुगलों की जो विरासत है वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। जरा सोचिए, आर्किटेक्चर में ताजमहल से लेके लाल किले तक उनकी ही देन है। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका मनसबदारी सिस्टम एक बड़ा योगदान था। कल्चर की बात करें तो भारतीय और फारसी कला, संगीत और साहित्य का जो फ्यूजन हुआ वो कमाल का था। अरे हमारा खाना, मुगलई क्यूजिन, बिरयानी, कोरमा, ये सब कहाँ से आया? और हाँ, भाषा, फारसी को दरबारी भाषा बनाने का असर आज भी हमारी जबान पर है। मतलब उनकी छाप हर जगह है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं कि ये जो मुगल विरासत है, ये आज के भारत की कला, संस्कृति और यहाँ तक कि राजनीति को भी किस तरह से प्रभावित कर रही है। 331 साल का ये लंबा दौर आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की किताबों से ज्यादा हमारे आज में, हमारे समाज में छिपा है।